घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, सादा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। ई जान दे हाँ कुछ शौक जाए, रंगा दा ही नाम तस्वीरा है, रंगा दा ही नाम तस्वीरा है। जद हट गए असीश के दिए, मुल कर बैठे तस्वीरां दा। कि पुछ दियो हाल फकीरां दा। आप लोग सोचे होंगे कि मैं शिव बटालवी की लाइनें क्यों गा रहा था इस रिएक्शन, इंट्रोडक्शन या फिर रिव्यू से पहले। एक्चुअली इस पूरी फिल्म में अगर कुछ रिडीमिंग था तो सिर्फ बस ये कुछ लाइनें ही थी। ये लाइनें शिव बटालवी ने लिखी थी सन 60 के दशक में। शिव बटालवी एक ऐसा कवि जिसे भारतीय साहित्य के इतिहास में ऑलमोस्ट भुला दिया गया है, और मॉडर्न डे की एक फिल्म में एक ऐसे कवि की लाइनों का होना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और इसके अलावा इस फिल्म से जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे तो बहुत डिसअपॉइंट किया इस फिल्म ने। मतलब ऐसा नहीं है फिल्म कोई इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्मों के पहले जैसा माहौल बनता है और जैसी उम्मीदें हम भारतीय सिनेमा दर्शक उनसे आज तक करते आए हैं, उसकी परिपाटी पर यह फिल्म कहीं भी खरी नहीं उतरती। हमेशा कहानी को इंट्रोड्यूस करने का राजकुमार हिरानी का एक अपना स्टाइल है, और उनकी ज़्यादातर फिल्में इसी तरह से शुरू होती हैं। फिल्म की शुरुआत में वो हमेशा फास्ट फॉरवर्ड सीन को दिखाते हैं। कुछ दोस्त हैं जो किसी ज़माने में एक टीम हुआ करते थे, लेकिन अब अपनी उम्र के ढलानों पर वो एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, और हमेशा उनकी रियूनियन से कहानी की शुरुआत होती है। वो सभी एक दूसरे से मिलने की तैयारी करते हैं अपने बिछड़े दिनों को याद करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा ये हमारे चैनल के लिए। यूजुअली जब कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत लंबे वक्त से देख रहे हो, तो ओवर द टाइम उनसे एक लगाव सा हो जाता है, और एक वक्त के बाद कई बार हम ये भूल चुके होते हैं कि इन किरदारों ने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए जब इन पुराने लम्हों को रिकॉल किया जाता है तो अंदर से एक फीलिंग निकल कर आती है, और इसी फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली पुरानी यादों को याद करके आने वाली एक ऐसी फीलिंग है जिसमें एक तरह की खुशी होती है। खुशी इस बात की कि वो वक्त कितना खुशनुमा था, तो वहीं दूसरी ओर एक दर्द भी होता है। दर्द इस बात का कि जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन लम्हे थे वो अब अतीत है, वो अब बस यादों में है। वैसा वक्त अब दोबारा नहीं आने वाला। तो खुशी के शरबत में इस दर्द के नमक को घोलकर ये जो कड़वी सी चाशनी तैयार की जाती है, इसी को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। और ज़्यादातर राजकुमार हिरानी की फिल्मों की शुरुआत इसी नॉस्टैल्जिया के साथ होती है। वैसे नॉस्टैल्जिया फैन फॉलोइंग वाली फिल्मों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है हमेशा से ही। स्पाइडरमैन, नो वे होम, लोगन, बैटमैन, ये सभी फिल्में दर्शकों के नॉस्टैल्जिया को ही उभारने की कोशिश करती हैं। लेकिन राजकुमार हिरानी अलग इस तरह से हैं कि वो इतना वक्त नहीं लेते। उनकी फिल्मों की शुरुआत ही नॉस्टैल्जिया के साथ होती है, और इसी तरह से ये फिल्म भी शुरू होती है। और फिल्म की स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसे देख के बहुत उम्मीदें बनती थी कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है, पीके जैसा या 3 इडियट्स जैसा। लेकिन स्टार्टिंग के बाद ये फिल्म काफी बिखरती सी नजर आती है। यूजुअली मैं यही देखता हूँ कि राजू भाई की फिल्मों में इमोशंस का एक एमलगमेशन जैसा होता है। कॉमेडी, हैप्पीनेस, सैडनेस, लाफ्टर, सारी चीजें हर सीन में आपको इन सारे ह्यूमन इमोशंस का फ्लेवर मिल जाएगा। और इस सब के साथ क्यूरियोसिटी ये जानने की कि आगे क्या होने वाला है। जैसे रेंचो आखिर है कहाँ, और क्या पीके सचमुच का एलियन है। लेकिन ये फिल्म शुरुआत से ही बहुत प्रेडिक्टेबल रहती है। फिल्म के पहले सीन के बाद से ही आपको ऑलमोस्ट फिल्म आगे कहाँ तक जाने वाली है हर सीन का अंदाजा लग जाएगा। मतलब ओपनिंग सीन से मुझे समझ में आ गया था कि खैर छोड़ो, अब ये बता दूंगा तो फिल्म स्पॉयलर्स में चली जाएगी। तो स्पॉइलर की बातें स्पॉइलर वार्निंग के बाद। हालांकि फिल्म कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है, जैसे इमिग्रेशन, लेकिन वो इमिग्रेशन को इस तरह से खंगालती है जिसे मैं तो किसी भी लेवल पे सहमत नहीं हूँ। मतलब एक और ये फिल्म बड़े बड़े दावे करने की कोशिश करती है, जैसे ग्लोबल विलेज, नेशंस विदाउट बॉर्डर्स,
लेकिन धरातल पर आप ऐसी चीजों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। अगर कंपैरेटिवली वो देश जो ज्यादा विकसित हैं वो अपने देश की सीमाओं को हर तरह के शरणार्थियों के लिए खोलने लग गए, तो ये चीज किस हद तक पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी? आप एक इतने बड़े पॉलिटिकल इशू को एक ऐसी इमोशनल कॉमेडी फिल्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना तो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आधी फिल्म आते आते अपने प्रोग्रेशन में ये फिल्म एक पॉलिटिकल कमेंट्री जैसी लगने लगती है। बॉर्डर्स खत्म कर दो, हर किसी को अपने देश में बुला लो। पूरी फिल्म में मुझे बस एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था और वो थे विकी कौशल और राजकुमार हिरानी की एक स्टाइल रही है कि वो कॉमिक सीन्स के बाद एक ऐसा शॉक देते हैं दर्शकों को जिससे उन्हें एक गहरा झटका लगे। और राजकुमार हिरानी जो मैसेज दर्शकों तक डिलीवर करना चाहते हैं वो मैसेज कितना सीरियस है ये दर्शकों को समझ में आए। ऑल इज वेल वाला सॉन्ग याद है? वो सॉन्ग देखते हुए जब हम दर्शकों को ये पता लगता है कि जॉय लोबो ने फांसी लगा ली है तो वो एक बहुत शॉकिंग मोमेंट था। और वैसा ही एक शॉकिंग मोमेंट आता है इस फिल्म में भी, और वहीं पर आता है शिव बटालवी का ये सॉन्ग। वो सीन काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि इस फिल्म में एकमात्र किरदार जिसके बारे में किसी भी लेवल पे आपको क्यूरियोसिटी होती है, आपको लगाव होता है उस कैरेक्टर से, वो विकी कौशल ही है। अपने बहुत छोटे से रोल में भी वो आदमी एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाता है कि जब आप थिएटर छोड़ के निकलेंगे तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा चेहरा जो आपके साथ रहेगा वो विकी कौशल का ही चेहरा है। एक दो सीन्स में शाहरुख खान प्रभावशाली लगते हैं लेकिन उसके अलावा वो बहुत फ्लैट लगते हैं और लगभग यही हाल तापसी पन्नू का भी है। सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है, सपोर्टिंग कास्ट का काम भी बढ़िया है। फिल्म का साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था और वो प्लॉट को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है उसके प्रोग्रेशन में। हर गाने की प्री सपोजिशन, वो जिस जगह पर आता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये भी राजकुमार हिरानी की खासियत रही है कि वो अपनी फिल्म की कहानी को दिखाने में, उसको रिप्रेजेंट करने में गानों का बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने बखूबी ये काम किया है। तो बाकी फिल्म का स्पॉइलर यही है कि फिल्म की शुरुआत में पहला सीन देखकर ये पता चल जाता है कि फिल्म खत्म होते होते तापसी पन्नू मरने वाली है और ये कोई इतना बड़ा शॉक नहीं रहता है। और बहुत ज़्यादा ड्रामा है भाई, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। मतलब वो इंडिया आती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, वो 60 साल की होके अखाड़े में जाती है, शाहरुख खान के साथ दंगल करती है और फिर अपने छत पे बैठे बैठे बस ऐसे ही कैंसर के चलते मर जाती है। तो वो चीज़ें बहुत मजाक की जैसी लगती हैं, लगता है कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं ली गई थी। एक बार मुन्ना भाई MBBS के बारे में पढ़ते हुए मैंने ये पढ़ा था कि वो फिल्म बस ऐसे ही मजाक में बन के तैयार हो गई थी। राजकुमार हिरानी के अलावा कोई भी उस फिल्म को सीरियसली नहीं ले रहा था। उस समय संजय दत्त का कैरियर भी अपने अवसान पर था और किसी को उम्मीद नहीं थी उस फिल्म से। संजय दत्त भी ऐसे ही अपने दोस्तों को बुला लेते थे, सेट पर मस्तियां करते रहते थे और इस सब के बावजूद सिर्फ एक आदमी की मेहनत से वो फिल्म शॉकिंगली एक इतनी बड़ी सेंसेशन बन गई थी ओवर द टाइम। कहीं भी उस फिल्म को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि उस फिल्म को मजाक में बनाया गया था। ये फिल्म देख के जरूर ऐसा लगता है। और हालांकि हर सीन में ये लगता है कि फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे आउटडोर शूटिंग्स की गई हैं, हर चीज़ को बहुत सीरियसली लिया गया है, लेकिन कैरेक्टर्स, प्लॉट, ये सब बस सिर्फ एक मजाक लगता है। तो मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी जैसे बजट डायरेक्टर्स को अगर ओवर द टॉप बजट दे दिया जाए फिल्म बनाने के लिए तो उनसे उतनी अच्छी फिल्में नहीं बनती जैसी कम बजट में बना सकते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि फिल्म ठीक ही ठाक रही हो लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा लगा ली थी राजकुमार हिरानी की वजह से। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई लगे रहो, संजू, PK और उसके बाद ये फिल्म इस कड़ी का अगला हिस्सा तो किसी भी हिसाब से नहीं लगती। तो फॉर मी दिस मूवी वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट।